अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी है। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने हैं, एक दूसरे पर खूब तनकीद की जा रही है। हैरान कुन बात यह है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान कोई भी सियासी जमात कश्मीरी आवाम को ना तो अपने माजी की कारकर्दगी के बारे में बता पा रही है और ना ही ये वाज़े हो रहा है कि मुस्तकबिल में वो आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या तरक्याती काम करेंगे। बस सभी सियासी जमातें कश्मीरी आवाम को मुतासिर करने के लिए अगर कुछ कर रही हैं तो वो ये कि एक दूसरे पर तौहीन आमेज़ इल्ज़ामात लगाने और बुरे बुरे अलकाबात से एक दूसरे को नवाजा जा रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक तकरीब से खिताब किया। वज़ीर आज़म बोले तो उन्होंने, लेकिन कश्मीर इलेक्शन पर अपोजिशन की जो तनकीद है उसका तो कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आज इस्लामाबाद में अपने खिताब में उम्मीद जाहिर की कि आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में मशीन इस्तेमाल होगी और अपोजिशन धांधली का एतराज़ उठाए बगैर नताइज को तस्लीम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है, उन इंतखाबात में शामिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानी बता दी जाती है और वो फिर अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, जरा सुनिए। हम इलेक्शन में भी अब चाह रहे हैं ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी शामिल हो, ई वोटिंग हो। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी है हमारा, लेकिन पार्टिसिपेट इसलिए नहीं वो कर सकते कि हर किस्म की प्रॉब्लम बता देते हैं कि पाकिस्तान में आके वोट डालो। तो जब ईवीएम मशीन्स आएंगी तो वो सारा प्रोसेस बीच में से निकल जाएगा। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, बटन दबाया, रिजल्ट आ गया। पहली दफा अब हम इंशाल्लाह एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे कि जिसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट होगा और हम अपने इलेक्शंस भी पाकिस्तान में ऐसे करवाएंगे कि जो अपोजिशन है तो मान जाएगी कि उन्होंने फेयर तरीके से हराया गया और वो रिजल्ट्स कबूल करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, कल काबीना के इजलास में हुकूमत ने ये फैसला किया था कि तहरीके लब्बैक को ख़त्म किया जाएगा। हुकूमत का मानना है कि तहरीके लब्बैक ने हुकूमती रिट को चैलेंज किया और रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। ये नवंबर 2020 की बात है जब फ्रांस में शाया किए गए गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ तहरीके लब्बैक ने मुल्क गिर एहतजाज किया, जिस पर तसादुम हुआ। तहरीके लब्बैक ने सड़कों को ब्लॉक किया। हुकूमत ने ऑपरेशन करते हुए तहरीके लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को गिरफ्तार किया, जिसमें फिर मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े थे। पुलिस और तहरीके लब्बैक के कई कारकुन फिर जानों से भी गए। नाजरीन, इस हवाले से भी हम इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी खौफ में है, बिल्कुल काम नहीं कर पा रही है, इसलिए हम नैब कवानीन में तरमीम ला रहे हैं। नैब कवानीन में तरमीम ज़रूरी है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब अपोजिशन ने नैब में कवानीन में तरमीम की बात की तो हुकूमती तर्जुमान इसे NRO का नाम देते हैं। हुकूमती वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 31 नुकात पर मुश्तमिल वो सफ़ात लहरा लहरा कर कहते हैं कि ये है वो अपोजिशन का NRO जो वो नैब कवानीन में तरमीम करवाना चाहते हैं। तो अब हुकूमत कैसे NRO देने के लिए नैब कवानीन में तरमीम करने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हो रही है आपके बच्चों की एक निसाबी किताब में मलाला यूसुफजई की तस्वीर बानी पाकिस्तान, कायद आज़म और मुसव्विर पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल के सामने वाले सफ़े पर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के साथ शाया क्यों की गई। कहानी कुछ यूँ है कि ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स ने 7वीं जमात की मुताले पाकिस्तान की किताब में पाकिस्तान की काबिल कदर शख्सियात के बारे में एक मजमून रखा है, जिसमें कायद आज़म अलामा इकबाल, अब्दुल सत्तार ईदी और निशान हैदर पाने वाले मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की तस्वीर शाया की गई और साथ ही मलाला यूसुफजई की तस्वीर भी पाकिस्तानी हीरोज़ के तौर पर छापी गई है। किताब के मंजर आम पर आने के बाद पंजाब में दरसी कुतुब के निगरान और इदारे पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने बग़ैर NOC किताब शाया करने पर ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स की ये किताब जब्त कर ली है और बुक शॉप्स पर मौजूद सारी किताबें उठवा ली हैं। साथ ही पंजाब भर में इस किताब की फ़रोख्त और तालीमी इदारों में पढ़ाने पर भी पाबंदी लगा दी है। नाज़रीन, हम आपको ये बताएं कि इस किताब को शाया करने के लिए ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स ने NOC लेने के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को 2019 में दरख्वास्त दी थी और ये दरख्वास्त तब से पड़ी हुई है, इसको देखा नहीं गया। जबकि 2 साल बाद ये किताब जब शाया हो जाती है, बल्कि 2 महीने पहले से तालीमी इदारों में पढ़ाना भी शुरू कर दिया गया था, मगर सवाल ये पैदा होता है कि NOC के बगैर किताब छापी कैसे गई। क्या इसके पीछे कोई मखसूस सोच का फरमा है या फिर इसको एक महज इत्तफाक समझा जाए। सोशल मीडिया पर बहस ये हो रही है कि मलाला को इतने अजीम कौमी हीरोज़ के साथ लाकर खड़ा करना क्या ये मुनासिब है। इसी मौजू पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया
फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और ये जो पाबंदी लगाई गई है ये एंटी टेररिज्म 88 का जो कानून है जिसके तहत ये डील करता है उसके तहत पाबंदी तो लग गई, लेकिन सियासी तौर पर ख़त्म करने के लिए जो दूसरा कानून है पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2017 के तहत जो डील करता है, अब सियासी तौर पर भी हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगानी है कि सियासी एक्टिविटीज़ को भी जारी ना रख सके। इसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे ये सारा मामला आगे चलेगा? इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में ये सब वफाकी हुकूमत लेकर जाएगी? नहीं, आइन के तहत इसमें इस तरह है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में ही रेफरेंस जो है वो जाएगा। उसके लिए अब पंजाब हुकूमत जो है वो रेफरेंस तैयार करेगी। अटॉर्नी जनरल और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर कोऑर्डिनेट कर रही है और लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है ये मिल करके ये पंजाब हुकूमत की इस दरख्वास्त को लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सही, माजी में हमने देखा धरने भी हुए, मुआहदे भी हुए, सड़कों को ब्लॉक भी किया गया। तहरीक लब्बैक के सरबराह को गिरफ्तार करने के बाद जो हालात पैदा हुए वो सबके सामने हैं। फिर दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि इस जमात के पास एक सियासी ताकत भी है। 2018 में एक बड़ी जमात बनकर पंजाब में ये सामने उभरी। अगर दोबारा इस तरह के मामलात होते हैं, ये जमात सड़कों पर निकलती है, तो सर कैसे डील करेंगे अब की बार? देखिए जी, हम एक रियासत है और रियासत के अंदर चाहे 20 लाख वोट लेके आए हों, चाहे 22 लाख वोट लेके आए हों, आपको आइन के अंदर रहना है और आइन का जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक आपने अपनी सियासत करनी है। और ये सियासत के लिए ज़रूरी है कि आप मुतशद्दिद नहीं होंगे। यहाँ पे तो आपने पुलिस वालों को शहीद किया, आपने अमलाक को नुकसान पहुँचाया, पूरी रियासत को एक तमाशा बना के रख दिया, आलमी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई की। इस सारे मामले को देखते हुए हम जाहिर है कि आइन के तहत ही आगे बढ़े हैं और आइन और कानून अपना रास्ता खुद लेगा। इसमें कोई रियासत पीछे हटने का मामला नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम की बका का मामला है और उसके ऊपर हमने जो स्टैंड, ये पूरी सियासी क़यादत इसके ऊपर मुत्तफिक है। फवाद चौधरी साहब, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा 70 के अलावा तमाम इलेक्शंस में धांधली हुई। आप लोगों का एक मुद्दा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ई वोटिंग आप लोगों ने करवानी है 2023 के इंतखाबात में। अपोजिशन इसको मानने को तैयार नहीं थी। आप कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात में कोई ब्रेक थ्रू हुआ है। सर, क्या ब्रेक थ्रू हुआ है? क्या वाकई अब बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से ये मामलात इंतखाबी इस्लाहात को लेकर हल कर पाएगी हुकूमत और अपोजिशन? देखिए, ये जो EVM है ये 49 पॉइंट्स में से एक नुकता है। 49 हमारी अमेंडमेंट्स हैं, उनमें से तकरीबन जो 40 अमेंडमेंट्स हैं, तरमीम है, उनमें कोई बहुत सीरियस लड़ाई जो है वो नहीं है और हमें उम्मीद है कि हम इसकी जानब आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात यह है कि जो पोजीशन और हुकूमत का इकट्ठा बैठना ही एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, ब्रेक थ्रू है और इसको ही आगे चले जाएंगे और इंशाल्लाह ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं ये पेशखेमा होंगे पाकिस्तान में दूसरी इस्लाहात का। और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर एक जो इस वक्त जो हुकूमत है वो एक बड़ी संजीदा है और अब मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन भी इसमें संजीदगी का मुजाहरा करे। सही। फवाद चौधरी साहब, नायब ने जो हफीज शेख के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है, आपके बिल में होगा 2010 की कहानी है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी को $1,11,25,000 की अदायगी का मामला है। नायब कहता है कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं आपकी हुकूमत के भी, हफीज शेख साहब। क्या जब आप उनको हुकूमत में बुला रहे थे, अपनी हुकूमत का हिस्सा बना रहे थे, उन्हें मिनिस्ट्री दे रहे थे, क्या ये इल्म नहीं था कि ये मामला कभी रहा है उनके साथ? नायब के इल्म में नहीं था या किसी मसलहत के तहत इसको छुपाया गया क्योंकि उनको आप मिनिस्ट्री में लाना चाहते थे, या ओझल रहा ये सारा मामला आप लोगों की आंखों से? हकीकत क्या है? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि ना मीडिया में ना ही कभी इस तरह की कोई बात आई है और जहाँ तक मैं वैसे हफीज़ शेख साहब को जानता हूँ वो बड़े ऑनरेबल आदमी हैं और मुझे नहीं मालूम कि इसके क्या फैक्ट्स हैं क्या नहीं है, लेकिन हफीज़ शेख साहब बहुत तवील अरसे से हुकूमतों में शामिल रहे हैं और वो बहुत एक ऑनरेबल फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। सो मुझे नहीं पता कि इस केस के क्या फैक्ट्स हैं। कई दफ़ा शिकायत आती हैं, उन पर तहकीकात का आगाज़ होता है, बाद में वो साबित नहीं होती हैं कि बेशुमार दफ़ा ऐसा हुआ है और लेट्स सी इसकी क्या फैक्ट। सही। फवाद चौधरी साहब, मोनी सिलाई को वजारत का मिलना उसी मुआहदे की पासदारी है, उसी मुआहदे का नतीजा है जब वो आपके इत्तेहाद में शामिल हुए थे, जब इत्तेहाद हुआ था 3 सालों से। खैर उनका ही तो मुतालबा है
कि 2 वजारतों का वादा था, 1 वजारत दे रहे थे, आप दी है आप लोगों ने उनको, हमेशा से इसी पर नाराज़गियाँ होती रही हैं, इसी पर मामलात ख़राब भी होते रहे हैं, इसी पर ये खबरें भी आती रही कि इत्तेहाद टूट सकता है। क्या अब ये उसी मुआहदे की पासदारी है जो 3 साल पहले हुआ था? ये जाहिर है कि एक सेटलमेंट है हुकूमत की, PPTI की और PMLQ की, जिसके ऊपर PMLQ सपोर्ट कर रही है पंजाब में भी और वफाक में भी PTI की हुकूमत को। और वो कोई चैरिटी की पार्टी तो नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है। उन्होंने अपने जो मफाद है, जो अपनी सियासत है, उसको मद्देनज़र रख कर अपने मुतालबात बनाने हैं, अपने इक़दाम लेने हैं और उसके मुताबिक उन्होंने अपनी सियासत करनी है। और जाहिर है कि एक सियासी मुआहदा है, उसी मुआहदे के तहत मोहन सलाई साहब जो हैं उनको वज़ारत मिली है। मतलब कि बाकी के 2 साल सुकून से, तसल्ली से गुजर जाएंगे, कोई नाराज़गियाँ नहीं, कोई धमकियाँ नहीं, कोई इत्तेहाद टूटने का ख़तरा नहीं। नहीं, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। पॉलिटिक्स में तो रोज़ाना दरिया में नया पानी आता है, नया सूरत हाल होती है और उसके मुताबिक आपको नए फैसले करने पड़ते हैं। सही। फवाद चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल कल्चर को ख़त्म करने की जो सोच है कि इसे कौमी ख़जाने पर ये बोझ भी है, फिर वो इस पे भी बात करते हैं कि आवाम बड़ी तंग होती है, वुज़रा इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बड़ी जाहिर सी बात है, बहुत से वुज़रा ऐसे हैं जो पहली दफ़ा जिन्हें वजारतें मिली हैं, इक़्तिदार में आए हैं, हूटर वाली गाड़ियाँ आगे चलें पीछे चलें। ज़ाहिर है प्रोटोकॉल कौन इंजॉय नहीं करता, इक़्तिदार के मज़े कौन नहीं लेता। इस पर अमल दरामद हो पाएगा प्रोटोकॉल ख़त्म करना जो आप लोगों ने डाटा आया है उसमें? वुज़रा के पास तो कोई बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल वगैरह पहले नहीं निकला। ज़्यादातर जो सिक्योरिटी है वो तो निकली है काबीना से ज़्यादा अपोजिशन के जो साबिका वज़राए आज़म हैं, सदूर हैं, उनके पास, और फिर जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और जजेस हैं, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो इन लोगों के पास जो है वो निकली है। और जाहिर है कि वो उसके ऊपर वो लोग वापस होंगे और एक अच्छी खासी नफरी जो है वो मुयस्सर होगी इस्लामाबाद पुलिस को बाकी जगहों के ऊपर अकॉर्डिंग। सही। फवाद चौधरी साहब, मलाला की किताब में तस्वीर छपने पर जो मामला चल रहा है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबें उठवा ली मार्केट से, NOC जारी नहीं किया जो 2019 से दरख्वास्त दी हुई थी, सोशल मीडिया पर बड़ा शोर मचा हुआ है। क्या ये दुरुस्त फैसला है कि आखिर मलाला ने ऐसा किया क्या है जो पानी पाकिस्तान या पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने वाले जो हीरो हैं उनके साथ लाकर मलाला को खड़ा कर देना, इस पर एतराज़ हो रहा है? मलाला भी पाकिस्तान में सिंबल है रेजिस्टेंस का, और पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है। और जिस किस तरह से उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ और उस जहालत के ख़िलाफ़ के ख़वातीन को पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, उस जहालत के ख़िलाफ़ के औरतों को जो है वो बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है और एक उनकी ज़िंदगियों को अपने फ़ैसले करने की इजाज़त नहीं है। मलाला इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ एक आलमी अलामत है रेजिस्टेंस की, और उनकी तमाम तर मैं समझता हूँ कि जगह है और पाकिस्तान का वो फ़ख्र है। जिस तरीके से उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को एक आलमी फोरम्स के ऊपर डिफेंड किया है, जिस तरह से उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की एक नेकनामी में इजाफ़ा किया है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर के ऊपर उनका जो अवार्ड, जो नोबेल प्राइज़ है, जो यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ है, वो पाकिस्तान के हर बच्ची के लिए एक फ़ख्र की अलामत है। और जिस तरीके से उन्होंने एक रेजिस्टेंस की, जिस तरीके से उनकी जो जद्दोजहद है, वो यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत ही इज्जत के काबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, अमल है, इसका मुस्तकबिल क्या है हमारे यहाँ? रिसेंटली आपने फैसले देखे होंगे ख्वाजा आसिफ के, एहसन इकबाल के। अदालती फैसलों में कहा गया है कि कुछ साबित नहीं हुआ, नैब साबित नहीं कर पाया, कहीं कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुँचा। इससे पहले आप शहबाज शरीफ के केसेस में देख लें, शायद खाकान अब्बासी के केस में देख लें, राना सनाउल्लाह के केस में देख लें, सब ज़मानतें कब 6-6 महीने साल जेलों में रहने के बाद ज़मानतें करवाने में कामयाब हो जाते हैं। अदालतों के फैसलों में भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर ये नैब का इदारा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में एहतसाबी अमल का मुस्तकबिल क्या देखते हैं सर?
अगर ऐसे फैसले आते रहे हाई कोर्ट से तो फिर तो एहतसाबी अमल ख़त्म है। उसको समझ लें कम अज़ कम शरीफ ख़ानदान का तो नहीं हो सकता इस एहतसाबी अमल, क्योंकि ज़्यादातर जो इस वक्त जज साहबान बैठे हैं ये उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट में तो कम अज़ कम और उस वक्त के मुकर्रर किए गए हैं जिस दौरानिए में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी पंजाब में, तो ज़ाहिर है उनकी सिफारिश से नागुज़ीर थी किसी की अपॉइंटमेंट के लिए, और उसका नाम भी आगे इसी तरह ही जाना था। बाकी रही ये बात कि जो अदलिया वैसे अमूमी तौर पे ये शरीफ घराने पर बड़ी मेहरबान रही है। देखो ना, फ़र्क देखें, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को तो फांसी लगा दिया जाता है और फांसी की सज़ा गलत या सही पर फांसी की सज़ा, क्योंकि उसको भी हम गलत मानते हैं, पर यह भी गलत या सही पर फांसी की सज़ा नवाज शरीफ को भी होती है। इसको सऊदी अरेबिया के तो आप कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के एहतसाब के अमल में फ़र्क है। 1993 में नवाज शरीफ की असेंबली डिज़ोल्व होती है, उसको तो 6 हफ्ते में बहाल, 26 मई 1993 में उसको बहाल किया जाता है। बीबी शहीद की असेंबली डिज़ोल्व होती है नवंबर 1996 में, उसी इल्ज़ाम पे, वही इल्ज़ाम, वैसा ही इल्ज़ाम, उसको बहाल नहीं करते, कहते हैं कि ये इल्ज़ाम का, वो उधर कहते थे ना काफ़ी है। इनके ये लोग जजों को फ़ोन कर के ब्लैकमेल करके और फैसले लेते हैं। नवाज शरीफ ने, ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, इसका रिकॉर्ड मेरे पास है और मैंने ये असेंबली के फ्लोर पे भी दिया है, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया है। आप सोचें कि 1994 से लेके 1996 3 साल, 1994 to 1996 3 टैक्स ईयर्स, मियाँ नवाज शरीफ ने कितना टैक्स पे किया है? कुल टोटल 3 सालों का टोटल 577 रुपए, और आज वो बिलियनर हैं। 577 रुपए इनकम टैक्स जो देता है 1997 में। आप लोग भी हुकूमत में रहे, आप लोगों ने नैब कवानीन को नहीं बदला, नून लीग इक़्तिदार में आई, उन्होंने नहीं बदला, आज पीपल्स पार्टी भी भुगत रही है, नून लीग भी भुगत रही है, तो क्या रुकावट है कि जमातें मिल बैठकर इस मसले को हमेशा के लिए हल नहीं कर देती, नैब कवानीन में तरमीम नहीं ले आती, नैब कवानीन को बदल नहीं देती? ये तो अब वक्त की अशद ज़रूरत है। शादिया देखो, वो भी हो सकता है, पर इस वक्त आप देखो जो डाका पड़ रहा है, इस वक्त पड़ रहा है, और असदुल्ला खान ने इस पे पूरा एक वो दिखाया है, वो सारा रिकॉर्ड जो आजकल के नैब के केसेस का है, वो निकाल के यूं ही बांध के और निकाल के बाहर बरामदे में रखा हुआ है। फर्नीचर सारा उन अदालतों का बरामदों में रखा है जिनके सामने इनके केसेस चल रहे हैं, और सारा रिकॉर्ड, अब वो रिकॉर्ड वहाँ से कहाँ जाएगा? वो पता नहीं, आग लग जाएगी उसको। इनके तो रिकॉर्ड्स ये जो अर्बन, ये जो ट्रेन है, बस, मेट्रो बस, उसका रिकॉर्ड भी सारा जला हुआ है, उसका एक्वायरिंग लैंड। हाई प्रोफाइल केसेस को लाइव बराह रास्त दिखाना ऑपोजिशन का तो ये मुतालबा था, अब हुकूमत भी अपील कर रही है चीफ जस्टिस से कि ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस को बराह रास्त दिखाया जाए। कितनी अच्छी तजवीज़ है ये। शहबाज शरीफ साहब जब कहते हैं कि FIA मुझे हिरासा करता है, हुकूमत कहती है आप सवालों का जवाब नहीं दे पाते इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं, तो ये कितनी अच्छी तजवीज़ है कि कोई केसेस पर भी असर पड़ सकता है इससे? अच्छी तजवीज़ है, बहुत अच्छी तजवीज़ है। एक तो ये है ना, ये जो मैं जाके रोज़ ले लेता हूँ, क्या उसका नाम, इल्तवा एडजर्नमेंट, हाँ। दूसरे दिन वकील को भी मुश्किल पड़ी होगी एक्सप्लेन करने की मीडिया को कि पिछली दफ़ा भी
बीमार हो गए थे, अगली दफ़ा भी बीमार हो गए। जब उससे एक दिन पहले तो केस आप कर रहे थे और जिस दिन के ये केस लगा था उस दिन आप बीमार हो गए, फिर अगली दफ़ा भी आप बीमार उसी दिन हुए। उससे पहले आप 10 दिन केस करते रहे, अदालत में पेश होते रहे। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और इनको जो सवालात किए गए थे वो एसटी, वो जो स्पेशल JIT थी, SJIT, वो JIT में जो इनको सवालात किए गए थे, ये अंदर इनके पास कोई जवाब नहीं था। काश वो लाइव दिखा रहे होते। सही। और बाहर तो आप समझते हैं कि ये अच्छी तजवीज़ है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उनसे पूछता। ठीक है चौधरी साहब, आगे बढ़ते हैं, वक्त कम है। इंतखाबी जलसों में होने वाली गुफ्तगू दोनों तरफ से, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, चाहे वो बिलावल कहें कि इमरान खान ने कश्मीर को बेच दिया या अली अमीन गंडापुर कहें कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो गद्दार हैं, क्या हम ये समझें कि कश्मीर की ज़मीन पर खड़े होकर अगर आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं तो इन इल्ज़ामात के बगैर आपकी इलेक्शन कैंपेन चल नहीं सकती, लोग मुतासिर हो नहीं सकते? इस चीज़ को बिल्कुल आप इग्नोर कर रहे हैं कि इससे कश्मीर कॉज को भी जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। सर, इन इल्ज़ामात के बगैर क्या सियासत आगे चल नहीं सकती? ये रवैया मैं तो इसको अप्रूव नहीं करता हूँ। और ये और ख़ासकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बारे में कोई किसी किस्म का भी भाम हो कि उनकी कमिटमेंट जो थी वो कश्मीर के साथ जेन्युइन नहीं थी, ये तो मतलब है हमारे लिए तो सोचना भी दुश्वार है। और हमने वो इनफैक्ट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और बना ही वो कश्मीर के मसले को उजागर करने की वजह से और उस पर स्टैंड लेने की वजह से, तो ये तो बड़ी नारवा बात। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो भी इमरान खान को उन पे ये इल्ज़ाम लगाएं कि आपने कश्मीर का सौदा कर लिया है, रवैया उधर से भी ये दुरुस्त नहीं है सर। मैं इसको कोई अच्छी पॉलिसी नहीं समझता हूँ कि सिर्फ ऐसे इल्ज़ामात पे चले। चौधरी साहब, मरीम नवाज ने 2 दिन पहले कहा कि नवाज शरीफ के बयानी के मुताबिक इदारों को चलना होगा, तो आपको कुछ समझ में आता है कि नवाज शरीफ का बयानिया है क्या? एक तरफ शहबाज शरीफ हैं जो कुछ सी और लैंग्वेज में बात करते हैं, उनका अंदाज भी मुख्तलिफ होता है, वो मुफाहमत के रास्ते पर चलते हैं, तो ऐसा कौन सा बयानिया है आपको समझ में आता है जिसके मुताबिक इदारों को चलाने की बात कर रही हैं मरीम साहिबा? एक तो बयानिया उनका गुजरांवाला की तकरीर में है, अगर वही बयानी अभी तक तो कोई बनाया और तो उन्होंने बनाया नहीं। वो दूसरा बयानिया जो था वो तो सवाल ही था कि मुझे क्यों निकाला, पर जो गुजरांवाला की तकरीर थी वो एक बयानिया था। और अगर वो बयानिया उनका आज भी है और उस पर वापस आ गए हैं तो यकीन नहीं आता, क्योंकि उस बयान में तो एक डायरेक्ट एक सीधी टक्कर थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और उसके बाद आपको पता है खामोश हो गए थे। 6 महीने अभी भी खामोश रहे हैं, बाप और बेटी खामोश रहे हैं। और जिस वक्त खामोशी इख्तियार की उस वक्त आप सफारतकारी कर रहे थे सरबराह फौज के साथ। आप सफारत कर रहे थे मोहम्मद ज़ुबैर के ज़रिए। मोहम्मद ज़ुबैर के आप केसेस की बात कर रहे थे जाके उनके साथ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयाने की कोई अहमियत नहीं है। नहीं, शहबाज शरीफ की बयानी की कोई अहमियत नहीं है। शहबाज शरीफ भी मुफाहमत की बात करता है, मरियम भी करती है, नवाज शरीफ भी करता है। वो नवाज शरीफ और मरियम ज़रा दबाव डाल के, जिस तरह वो कहती है ना मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, हाँ। कि दबाव डालेंगे किसके लिए? मुफाहमत के लिए। करना क्या है? मुफाहमत। वो फिर मुफाहमत ही हो गई ना। मतलब के रास्ते मुख्तलिफ गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेला जा रहा है कि कहीं से तो स्पेस मिलेगी। नहीं, गुड कॉप बैड कॉप शहबाज शरीफ नवाज शरीफ नहीं, दे दोनों ही। शहबाज शरीफ तो तसलसल के साथ गुड कॉप बनना चाह रहा है। नवाज शरीफ खुद ही कभी गुड कॉप बन जाता है, कभी बैड कॉप बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के कुरम एजेंसी में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज का एक अफसर और एक जवान शहीद हुआ। शिद्दत पसंदों ने कबायली इलाकों में एक मरतबा फिर सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। गुज़श्ता माह 22 जून को कोहाट और कुरम डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल टावर्स पर काम करने के लिए गए मजदूरों को नामालूम अफराद ने अगवा किया था, जिस पर सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन किया। गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन के लिए जाने वाले दस्ते पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर दस्ती बमों और भारी हथियारों से हमला किया, जिसके नतीजे में 2 एहलकार शहादत के रुतबे पर फायज हुए। दूसरी तरफ नाजरीन, आज दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की एक बस में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 9 चीनी शहरियों समेत 12 अफराद हलाक हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि बस में मैकेनिकल खराबी की वजह से गैस लीकेज हुई, जिसकी वजह से धमाका हुआ, जबकि चीन की तरफ से इसे बम धमाका करार दिया जा रहा है, इसे दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया जा रहा है। चीन कह रहा है कि बस को दहशतगर्दों की तरफ से ही टारगेट किया गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है। कुछ अर्सा पहले लाहौर में जो बम धमाका हुआ, जिसमें 4 कीमती जानें ज़ाया हो गई थीं, वो भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। बात यह है कि अफ़गानिस्तान में जारी खाना जंगी के नतीजे में पाकिस्तान किस कदर मुतासिर होगा। अफ़गान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान आने के ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कहीं अगर इन पनाह गुज़ीनों की आड़ में दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो गए तो हुकूमत क्या करेगी, क्या हिकमत अमली है। अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के चमन बॉर्डर पर भी कब्ज़ा कर लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने बाब दोस्ती जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया है। मगर बात यह है कि अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से वाज़े इनकार पर क्या पाकिस्तान को इसकी कीमत अदा करना पड़ रही है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। ये दहशतगर्दी की जो नई लहर है, ये जो इसको हम जोड़ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है, बड़ी तादाद में कहा जा रहा है कि वहाँ से मुहाजिरीन आ सकते हैं, फिर मुहाजिरीन की आड़ में कौन दहशतगर्द दाखिल हो, किसको क्या पता चलेगा। सर, ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का नतीजा है? जी नहीं, मैं समझता हूँ कि इसको इमीडिएटली एसोसिएट करना अफगानिस्तान के साथ ये दुरुस्त नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं जो होस्टाइल एजेंसीज के पे रोल पर हैं और वो इस तरह की दहशतगर्दी करते रहते हैं। पहले भी मैंने कई दफ़ा कहा है कि हमेशा आखिरी दहशतगर्द तक को नहीं मारा जाता। लोग असेंडेंसी देख के लॉ की जो रिट है, उस रिट ऑफ द गवर्नमेंट को देख के इस तरह की कार्रवाइयाँ छोड़ देते हैं। लेकिन अब जब इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं तो इसमें जो हमारे मुल्क में बैठी हुई होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इसकी मुआवनत कर रही होंगी और यकीनन पाकिस्तान के अंदर बदअमनी क्रिएट करना, पाक चाइना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को टारगेट करना, जो आप दासू की बात कर रही हैं, ये एक्सपेक्टेड है। तो हमें अपने घर के अंदर फिर एक दफ़ा से उसको री-इन्विगोरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन रद्दुल फसाद को, और इस दहशतगर्दी का कला इसका मतलब सहूलतकार भी अभी मौजूद हैं और दहशतगर्द भी अभी मौजूद हैं। जी, सहूलतकार भी होते हैं और दहशतगर्द भी रहते हैं। जब वो कहीं थोड़ी सी कमजोरी देखेंगे या जिनके इशारों पर वो काम करते हैं, जब उनकी तरफ से ज्यादा इंसेंटिव मिलेंगे तो इस तरह के वाकयात हो सकते हैं, क्योंकि जमीन तो उस तरह की फर्टाइल है खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के लिए। और जो दहशतगर्द मौजूद हैं जिन खित्तों में ये वाकया हो रहा है, अगर मैं ये कहूँ या कोई ये क्लेम करे कि उन खित्तों में कोई भी दहशतगर्द बाकी नहीं रहा, तो ये एक गलत फहमी होगी या खुश फहमी होगी। लिहाजा लोग मौजूद हैं तो पाकिस्तान ने अपने आप को, जिसे वो कहते हैं ना, टाइटन योर बेल्ट, तो अपनी बेल्ट को टाइट करके दोबारा से इस काम के ऊपर लगना होगा, क्योंकि कभी इम्कान है इस बात का कि पाकिस्तान के नॉन कोऑपरेशन की वजह से
पाकिस्तान को सजा देने वाले वही इंटेलिजेंस एजेंसीज हों जो खुद इस्लामाबाद में बैठी हैं। और दूसरा तो सर, चीनी इंजीनियर्स की बस में जो ये धमाके वाली बात हो रही है, एक तरफ बताया जा रहा है कि मैकेनिकल खराबी की वजह से गैस लीकेज हुई जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन चीनी इस बात को मानने से इनकारी हैं बकौल उसके उनके कि ये दहशतगर्दों ने टारगेट करके जो है ना वो अटैक किया है। सर ये भी हम समझें कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो प्रोजेक्ट है CPEC जिसकी एक वाज़ेह मिसाल है, उसको सबोटाश करने की कोशिश है। देखिए, कोशिश हो सकती है, दहशतगर्दी यकीनन ये दहशतगर्दी है। मैं नहीं समझता कि ये कोई गैस की लीकेज या हादसा है, ये दहशतगर्दों ने इसको टारगेट किया है। तो सर हम कहने से कतरा क्यों रहे हैं? मुझे नहीं पता ये किसने अक्लमंदाना अपनी तरफ से एक इख्तरा निकाली है। मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है फॉरेन ऑफिस की एक स्टेटमेंट, क्या ये गैस पे चलने वाली गाड़ी थी जिसमें धमाका हुआ? तो इस तरह की बातें करना खामखा एक अपने आप को भी अदफ़े तनकीद बनाते हैं और शकूक शुबहात भी पैदा करते हैं। अगर दहशतगर्दी है तो उसको दहशतगर्दी कहने में कोई हर्ज नहीं है और उनके पीछे जाएं और उनको खत्म करें। तो मैं जाती तौर पे समझता हूं कि कभी इम्कान इस बात का है कि ये दहशतगर्दी है, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। लिहाजा इस चीज को हमें देखना है और उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने जो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं दूसरी हॉस्टाइल एजेंसीज जो किसी वक्त भी हॉस्टाइल हो सकती हैं, उनके कनेक्शंस भी हैं, उन्होंने अपने सीडिंग भी की हुई है, उन्होंने अपने लोगों के साथ राब्ते भी रखे हुए हैं। सही। तो उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क का एक बहुत बड़ा नेटवर्क या जाल बिछाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। उन एजेंसियों पर नजर रखनी होगी और बैरूनी हाथ मुलव्विस है, मॉनिटर करना, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। यकीनन बैरूनी हाथ, कोई पाकिस्तानी खुद अपने आप ऐसा काम क्यों करेगा? क्योंकि इनमें से उसे कोई कैश तो हाथ लगनी नहीं थी, कुछ ऐसा तो होना नहीं था। और ये जो किडनैपिंग फॉर रैंसम वाली बात है, ये भी वही दहशतगर्द हैं जो करते हैं पहले भी और हमेशा रैंसम लेके आदमियों को छोड़ते रहते हैं। बिलखुसूस वो चाइनीज को जरूर किडनैप करते हैं ताकि हुकूमत पाकिस्तान सर ऐसा भी हो सकता है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का फायदा उठाकर बैरूनी कुव्वतें ये करवा रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जो बात मैं भी अभी कर रही थी कि अफगान मुहाजिरीन की आड़ में कौन दहशतगर्द आ जाए ये कैसे पता चले, तो इस सूरत हाल का फायदा उठाकर भी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं। ये प्लान है बैरूनी ताकतों के, बैरूनी कुव्वतों के? नहीं, मैं अफगानिस्तान के जो इस वक्त अंदरूनी हालात हैं उनको मुख्तलिफ नजर से देखता हूँ। तालिबान का जो इस वक्त एक अपसर्ज एक राइज पे हैं, वो पहले आइसोलेट कर रहे हैं काबुल को बाकी साथ वाली कंट्रीज से। उन्होंने ईरानियन बॉर्डर को सील किया, तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर को सील किया है, पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर कुछ पोस्टों पे उन्होंने आके कब्जा किया है, क्योंकि इस तरीके से वो अशरफ गनी गवर्नमेंट की रीइंफोर्समेंट, एस्केप रूट और रेवेन्यू को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे और बिल आखिर उसे घुटने टेकने कर मजबूर कर देंगे। तो कोर को अगर गिराना है, कोर को कमजोर करना है, तो फिर उसके राब्ते काटने होंगे नेबरिंग कंट्री से, और ये उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। अभी तक अंदरूनी हालात की फॉलोआउट पाकिस्तान के ऊपर नहीं आई। पॉलिसी डिसीजन जो हमारी गवर्नमेंट का है उसका रिएक्शन जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं उनकी तरफ से हो सकता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अमान। साथ ही नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटी सी वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कुछ महीनों से मुल्क में गैस की शदीद किल्लत है। इसी गैस बहरान की वजह से इंडस्ट्री को गैस की फराहमी मुअत्तल रही है। खुसूसन कराची की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, जिसके बाद सनतकारों ने बैरून मुल्क शिफ्ट होने का मंसूबा भी बना लिया था। लेकिन सवाल ये है कि गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग हो क्यों रही है, जबकि अपोजिशन ने भी हुकूमत को कई बार तनकीद की है हुकूमत पर कि उन्होंने महंगी LNG ख़रीदने के मुआहदे किए और टर्मिनल की सफाई भी बर वक्त नहीं की गई, जिसकी वजह से मुल्क में गैस के बहरान ने सर उठाया। महंगी गैस ख़रीदने के मुआहदा एक अलग मामला है। असल कहानी ये है कि वज़रा में इख्तियारात को लेकर एक जंग चल रही है। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर और मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को शिकायत की है कि वफाकी वज़ीर असद उमर और अली जैदी उनके इख्तियारात में मुदाखलत कर रहे हैं, उनके कामों में इंटरफेयर कर रहे हैं।
ये इख्तियारात में मुदाखलत क्या है, क्या तवानाई के मंसूबों में मनपसंद कंपनियों को नवाजने की कोशिश की जा रही है, यह मामला कुछ और है। अभी एक और कहानी भी मंजर आम पर आ चुकी है। हुआ कुछ यूँ है कि रूस के ताउन से $2.5 अरब मालियत का नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबा एक नया रुख इख्तियार कर गया है। 1 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फिट यौमिया दरामदी गैस कराची से लाहौर मुंतकिल करने और तवानाई की किल्लत से बचने के लिए ये मंसूबा लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। ताहम मंसूबे की भारी लागत और ताख़ीर कौमी ख़जाने पर एक बड़ा बोझ बन रही है। नाइट एडिशन को मौसूल दस्तावेज़ात के मुताबिक रूस की जानिब से लागत का ज़ायद तखमीना लगाने की वजह से काबीना कमेटी बराए तवानाई ने मुतबादिल ऑप्शन पर पाइपलाइन तामीर करने की हिदायत जारी की है। मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर भी रूस के साथ मिलकर पाइपलाइन तामीर को एक महंगा तरीन सौदा करार दे चुके हैं। रूस के मुकाबले में पाकिस्तान की सरकारी कंपनियां इंतहाई सस्ते में ये पाइपलाइन तामीर कर सकती हैं। रूसी कंपनी का आला सतही वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है, जिसे मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत मुतबादिल ऑप्शन के तहत $1 अरब कम कीमत पर मुआहदा करने में कामयाब हो पाएगी। मैं बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी से। सुहेल, एक तरफ कहा जा रहा है कि रशिया के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबा महंगा है, जिसको ताबिश गौर भी महंगा कह चुके हैं। दूसरी तरफ कल मुज़ाकरात भी होंगे, बातचीत भी होगी। क्या हुकूमत अपनी मर्जी के मुताबिक रेट लेने पर, कम कीमत पर मुआहदा करने में कामयाब होगी? इस चीज़ पर, कीमत पर मुज़ाकरात होने हैं। शाजी देखिए, बहुत से अमूर तय किए जा रहे हैं। इस मामले को हमने नाइट एडिशन में ही टेकअप किया था और हमने दस्तावेज़ के साथ बताया था कि ये महंगा मंसूबा है और साबिक एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम अयूब चौधरी इन राइटिंग कन्वे कर चुके हैं मुतलका इदारों को कि हमारी कंपनियां इस पाइपलाइन को तमीर करने की सलाहियत रखती हैं, लिहाजा $1 से $1.5 अरब महंगी पाइपलाइन हम क्यों तामीर करें रशिया के ज़रिए से। उसके ऊपर डिबेट जारी थी। मामला यह है कि पाकिस्तान के अंदर हम पेट्रोलियम डिवीज़न के ने जो डिस्करेजिंग एटीट्यूड अपनाया, उसकी वजह से हमारे यहाँ मुल्की तेल और गैस की पैदावार बुरी तरह से मुतासिर हुई और इन्हिसार हुआ हमारा LNG के ऊपर। 2 LNG के टर्मिनल लग चुके, लेकिन मजीद हमारी जो मुल्की गैस की पैदावार है मुसलसल कम हो रही है, सालाना 5%। तो हमारा इन्हिसार दरामदी गैस पर मुसलसल बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत ने 2 नए LNG टर्मिनल लगाने की तैयारी की हुई है। अगरचे कि 3 साल हो चुके हैं, उसमें बहुत से मसाइल हैं, लेकिन 2 मजीद टर्मिनल लगने हैं। उन टर्मिनल को लगने के लिए जरूरी है कि कराची से, ये भी एक वजह है जो इल्जामात लग रहे हैं, मुनासिब वक्त पर आपने सफाई नहीं करवाई। एग्जैक्टली बहुत से ऐसे मसाइल थे और अल्टीमेटली इस दोनों LNG टर्मिनल्स को फाइनलाइज करने के लिए पाइपलाइन बिछनी है। और रशिया का एक हाई लेवल डेलीगेशन यहां पर पहुंच चुका है, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। अब नए पैटर्न के मुताबिक 70% इसके अंदर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने करनी है GDS की, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की रकम से। फंड्स अब हमारे पास मौजूद हैं और हमारी पाकिस्तानी कंपनियां इस पाइपलाइन को तमीर करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। यही वजह है कि हमाद अजहर साहब और ताबिश गौर साहब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। महंगा भी है और उसके बाद ये मंसूबा ताखीर का शिकार। अच्छा, यही वो मामला है जिस पर असद उमर और अली जैदी इंटरफेयर कर रहे हैं, जिस पर हमाद अजहर और ताबिश गौर कह रहे हैं कि हमारे मामलात में आप इंटरफेयर कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर जी एक ये भी मामला है, मल्टीपल उसके अंदर इश्यूज हैं। एक ये मामला है ड्राई डॉकिंग का, LNG की टर्मिनल का मामला था, उसके साथ कुछ और मामलात भी हैं जो कि LNG टर्मिनल के साथ जुड़े हुए हैं। अली जैदी साहब और असद उमर साहब से मुतल्लिक ये बात की जाती है कि वो तवानाई की मिनिस्ट्री के अंदर एलिजेडली वो उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, हर्डल्स क्रिएट करते हैं ताकि वो अपने काम करवा सकें, जिसकी वजह से ये दोनों मिनिस्टर, ताबिश गौर साहब जिनका तवानाई के अंदर एक भरपूर तजर्बा है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को 2 टोक अंदाज के अंदर बताया कि अगर हमें तवानाई के शोबे को बेहतर बनाना है तो किसी के दबाव के ऊपर मैं काम नहीं करूंगा, मैं प्रोफेशनली काम करूंगा। यही ओपिनियन हमाद अजहर साहब की है। तो अब जो रशिया के साथ बातचीत जारी है उसके अंदर लगता यह है कि जो कल ये मुज़ाकरात कंक्लूड होंगे, गैस उसकी जो टेक और पे जो IPPs की कंडीशन होती है कि पाइपलाइन से गैस चले या ना, उसमें से यूज हो या ना हो, लेकिन आपने अदायगियां करनी है। IPPs का मॉडल जो पहले कौमी खजाने पर भारी बोझ बन चुका है, ये तो बिल्कुल IPPs वाला मुआहदा हो गया कि बिजली इस्तेमाल करें ना करें बट यू हैव टू पे। एग्जैक्टली इसी वजह से उसकी मुखालफत की जा रही है, क्योंकि कौमी खजाने पर भारी बोझ होगा। पैसे हमारे पास मौजूद हैं, हमारी कंपनियों की एक्सपर्टीज है, सलाहियत है कि हम पाइपलाइन तामीर कर सकते हैं।
फिर हम रशिया को क्यों 30% का शेयर दें और उसके बाद वो ऑपरेट भी बाद में वही करे, ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी दबाव बढ़ेगा और महंगी गैस आवाम को मिलेगी। तो इस वजह से इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि इनकी बात इस वक्त जो गैस का बहरान है, खासतौर पर कराची बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट हुआ है। क्या ये जो ऑपोजिशन भी इल्जामात लगाती है, जो खबरें भी सामने आती हैं, वाकई हुकूमत ने LNG की गलत वक्त पर इसको दरामद किया, इंपोर्ट बहुत लेट हुई, सही वक्त पर इसको इंपोर्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस बहरान ने जो है ना सर उठाया? देखिए शादी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के अंदर इख्तलाफात हैं। कुछ वुज़रा कोऑपरेट नहीं कर रहे। 3 से 4 मिनिस्ट्रीज के दरमियान एक बहुत क्लोज लाइजॉन होता है, वो नहीं हो पा रहा। उल्टा कुछ विद इन कैबिनेट कुछ अरकान दीगर अरकान को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट क्राइसिस क्रिएट होते रहे हैं। और गैस क्राइसिस की क्रिएट होने की बुनियादी वजह भी वही थी। एक मिनिस्ट्री पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोलियम डिवीजन है, उसके मातहत कंपनी है। दूसरी वजारत तवानाई से, वजारत बहरी अमूर से रिलेटेड उसके कुछ अफेयर्स हैं। तो एक दूसरे से कोऑपरेट ना करने की वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर से अब दरखास्त की गई कि वो इंटरवीन करें ताकि फ्यूचर का जो रोड मैप है वो भी क्लियर हो सके, फ्यूचर के जो अहदाफ है वो हासिल किए जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इक्टी मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।